हेलो एवरीवन। बैंकिंग में हम आज अपने पार्ट सेकंड के थर्ड चैप्टर के स्टार्ट करेंगे। चैप्टर है आपका रूरल क्रेडिट कॉरपोरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, यानी कि ग्रामीण साख में जो सहकारी संस्थाएं हैं। आज हम उसकी मीनिंग और डेफिनेशंस को पढ़ेंगे। सबसे पहले कॉरपोरेटिव सोसाइटी का मीन्स क्या होता है। कॉरपोरेटिव सोसाइटी वो होती है जो व्यक्ति मिलकर अपने समाज के लिए कार्य करते हैं, उसको आप कॉरपोरेटिव सोसाइटी बोलते हैं। ये जो कॉरपोरेटिव वर्ड है ये कॉरपोरेशन से लिया गया है। अब कॉरपोरेशन आपने बिजनेस में पढ़ा है कि अगर दो पार्टनर्स या कोई भी दो व्यक्ति किसी काम को एक दूसरे के साथ मिलकर करते हैं तो वो कॉरपोरेशन के अंदर आता है। तो कॉरपोरेटिव को हम हिंदी में सहकारी बोलते हैं। सहकारी क्या होता है आपको पता है। अगर कोई भी एक या अकेला व्यक्ति काम करेगा तो उसके पास जो रिसोर्सेज होते हैं और उसका जो माइंड सेट होता है वो काफ़ी कम लेवल का होता है। तो इसीलिए क्या किया जाता है, जो आपकी संस्थाएं होती हैं वो समूह के अंतर्गत काम करती हैं। अब जब व्यक्ति समूह में काम करेगा तो वो एक दूसरे का सहयोग भी करेगा, इससे उसका नैतिक विकास होगा और अपने सामर्थ्य के अनुसार उन सारे प्रॉफिट्स को गेट कर सकता है। जो व्यक्ति धनी है वो पैसा लगा सकता है, जिसके पास माइंड है। जिस तरह से पार्टनरशिप में काम किया जाता है कॉरपोरेटिव इंस्टीट्यूशन में, उसी तरह से काम किया जाता है। बट इनका जो मेन गोल होता है वो क्या है कि समाज और आर्थिक दोनों के हित के लिए अपनी मर्जी से काम करना। तो कॉरपोरेशन का मेन मीनिंग होता क्या है। नॉर्मली वर्ड्स में हम सहकारिता जो है कॉरपोरेशन, वो संस्था के एक ऐसे संगठन को मानते हैं जिसमें कुछ व्यक्ति मिलकर अपने सामाजिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ाने के लिए स्वेच्छापूर्वक कार्य करते हैं। यानी कि उनका मेन गोल क्या होता है कि उनकी हेल्प से सोसाइटी की भी मदद हो और उनका भी प्रॉफिट हो जाए। अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं सहकारिता जो है आर्थिक दृष्टि से, यानी कि इकोनॉमिक फैक्टर से दुर्बल व्यक्तियों का सबल व्यक्तियों के द्वारा किया जाने वाले शोषण से अपनी रक्षा करने का संयुक्त संगठन है। ये डेफिनेशन के तौर पर है, इसको मैं क्लियर बता देती हूँ। आपको पता है अगर एक पावरफुल पर्सन है वो हमेशा अपने से कम पावरफुल पर्सन पर रूल करना चाहता है, तो वो जो कम पावरफुल पर्सन है वो शोषण से किस प्रकार रक्षा करेगा, तो उसको रक्षा कराने के लिए जो संगठन बनाया जाता है वो आपका सहकारिता कहलाता है। इसमें आपको काफ़ी सारी डेफिनेशंस दे रखी हैं। एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपको कोई भी दो डेफिनेशन करनी है। मैं आपको मेन दो डेफिनेशन बता देती हूँ। एक तो एच कैलवर्ट के अकॉर्डिंग सहकारिता क्या है, एक ऐसा संगठन जिसमें व्यक्ति मनुष्य की भांति अपनी इच्छा से समानता से अपने आर्थिक हित में वृद्धि करने के लिए इकट्ठे होते हैं। और जेम्स पीटर वारवेस ने क्या कहा है कि एक ऐसा ढंग जो इंसान एक दूसरे की सहायता की भावना से अपनी आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्ति करने के लिए लोकतांत्रिक ढंग से संगठित होते हैं। तो इसमें केवल दो पॉइंट्स इसमें अलग अलग हैं। तो सहकारिता का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन जो अपने इच्छानुसार मिलकर कार्य करता है, किस लिए, सामाजिक और आर्थिक हितों में वृद्धि करने के लिए। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कॉरपोरेशन का मीन्स आपने समझ लिया। पता कैसे चलेगा, क्या फीचर्स हैं उसकी, क्या क्वालिटीज़ हैं। तो सबसे पहली क्वालिटी इसमें आती है, ये एक ऐच्छिक संगठन है। ऐच्छिक संगठन का मतलब इसमें जितने भी मेंबर्स जुड़े हुए हैं उन पर किसी भी बात का प्रेशर नहीं डाला जाता, वो अपनी इच्छा से इस संगठन में सम्मिलित हुए हैं। दूसरा इसका मेन पॉइंट है सेवा भाव। इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि क्या होता है, सेवा करना, समाज की सेवा करना। थर्ड पॉइंट है समानता का अधिकार। इसके अंतर्गत जितने भी व्यक्ति सदस्य होते हैं, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी एरिया के हों, उनको समान अधिकार प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है जनतंत्रीय प्रशासन। देखिए, मानव बताया था कि जो पावरफुल मानव होता है वो दूसरे का शोषण करता है, तो इसमें धनी वर्ग का प्रशासन नहीं होता।
बल्कि जनतंत्रीय पद्धति के अंतर्गत वोट लिया जाता है और उस सिद्धांत को अपनाया जाता है। जितने मेंबर्स होंगे, जिस तरह से पार्लियामेंट में वोटिंग देके इसके मेंबर्स नियुक्त किए जाते हैं, उसी तरह से इस कमेटी में, इस कॉरपोरेटिव इंस्टीट्यूशन में वोट के मद्देनज़र सभी उच्च अधिकारियों को बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मितव्ययिता और कुशलता। इसका मेन मोटिव क्या है कि हर कार्य में कुशलता हो और कम से कम खर्च पर काम को किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंतर्गत आता है सामूहिक प्रयत्नों द्वारा सामूहिक हित। सभी व्यक्ति इकट्ठे मिलकर काम करेंगे, कोई भी एक व्यक्तिवाद को महत्व नहीं देगा। ये नहीं माना जाएगा कि केवल एक व्यक्ति को ही सारे काम करने हैं, और इसके जो सारे काम होंगे समाज के कल्याण के लिए ही किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें मध्यस्थों का उन्मूलन। उन्मूलन का मीन्स होता है उनमें कमी करना। सहकारिता का मेन उद्देश्य यही है कि प्रतिस्पर्धा की समाप्ति हो जाए। जो बेकार कंपटीशन है, ये नहीं कि बिल्कुल ही ख़त्म कर दें। अगर कंपटीशन नहीं होगा तो फिर एक्सपीरियंस नहीं होगा, मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगा, कंट्री नहीं बढ़ेगी। तो प्रतिस्पर्धा तो होनी है, लेकिन अनुचित प्रतिस्पर्धा को ख़त्म करना है और जो मध्यस्थ हैं उनमें कमी की जाए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है आपका पारस्परिक सहायता द्वारा स्वयं सहायता, यानी कि सब के लिए एक और एक के लिए सब। इस सिद्धांत को इसमें माना जाता है, एक दूसरे की सहायता करते हुए अपनी सहायता कराना। नेक्स्ट पॉइंट इसमें खुली सदस्यता। कोई भी जाति हो, धर्म हो, किसी भी तरह का लिंग हो, राजनीतिक विचारधारा, कोई मायने नहीं रखता, कोई भी व्यक्ति इस सहकारी समिति का सदस्य बन सकता है। और लास्ट पॉइंट इसमें है नैतिक मूल्यों पर बल। देखिए, सहकारिता जो है वो संघ ना होकर मनुष्य का संगठन है। इसमें ये नहीं देखा जाता कि किस व्यक्ति ने कितनी पूंजी लगाई, इसमें मानवीय मूल्यों पर ध्यान दिया जाता है कि मानव की विचारधारा किस तरह की है। उसका मेन मोटिव लाभ कमाना नहीं है, क्या है कि हम समाज की सेवा कर सकें। इसीलिए इन संस्थाओं द्वारा जो इसके सदस्य होते हैं उनमें आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और सम्मान की भावना बहुत हाई लेवल की होती है। तो ये हमारे कुछ मेन एलिमेंट्स हैं जिसकी मदद से हम सहकारिता इंस्टीट्यूशन की पहचान कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट ऐच्छिक संगठन, दूसरा सेवा भाव, समानता का अधिकार, जनतंत्रीय प्रशासन, मितव्ययी कुशलता, सामूहिक प्रयत्नों द्वारा सभी का हित, मध्यस्थों को ख़त्म करना, पारस्परिक सहायता द्वारा खुद की सहायता करना, खुली सदस्यता और नैतिक मूल्यों पर बल। तो आपको सहकारिता का अर्थ, परिभाषा और इसके लक्षण क्लियर हो गए होंगे। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि भारत में जो सहकारी आंदोलन है उसकी हिस्ट्री क्या है। तो इसकी हिस्ट्री आप ध्यान से पढ़ेंगे कि सहकारी आंदोलन जो है वो सबसे पहले जर्मनी में स्टार्ट हुआ था और जर्मनी से धीरे धीरे ये पूरे यूरोपीय देशों में फैलता चला गया। भारत में इसकी जो स्थापना का सुझाव था वो 1891 में दिया गया था और ये सुझाव किसने दिया था? फ्रेडरिक निकल्सन ने दिया था। और इन्हीं के सदस्यता को मद्देनज़र रखते हुए सहकारी साख की नींव रखी गई थी। इन्होंने सन 1895 में मद्रास में कृषि बैंक की स्थापना का सुझाव दिया था और इसके अलावा कृषकों को सन 1895 में मद्रास में कृषि बैंक की स्थापना का सुझाव दिया और इसके अलावा कृषकों के ऊपर जितनी भी लोन थी, काफ़ी लोन था और ये सुझाव दिया कि भारत में सहकारी संस्थाएं स्थापित की जानी चाहिए ताकि हम किसानों की मदद कर सकें। इसके बाद 1901 में अकाल आयोग, ये एक कमेटी है जो इन्हीं के द्वारा निर्धारित की गई थी, अकाल आयोग। इस कमेटी के द्वारा भी सहकारी समितियां स्थापित की जाने पर बल दिया गया। अब जब इन्होंने बल दिया अकाल आयोग ने, तो 1904 में सबसे पहली सहकारी समिति अधिनियम को पारित किया गया जिसमें केवल प्राथमिक साख समितियां बनाने की व्यवस्था थी, यानी कि प्राइमरी लेवल पर काम करना था। इसका मेन उद्देश्य क्या था? रेफिसन सिद्धांत के आधार पर ग्रामीण सहकारी साख समितियों की स्थापना करके जो गांव में वित्त व्यवस्था है उसको करना, ताकि किसानों का जो लोन का भार है वो कम हो जाए।
अब 1912 में फिर से एक नया कानून बनाया गया। इसके अंतर्गत क्या था कि जितनी भी साख सीमितियाँ थीं उनके अलावा अन्य प्रकार की सीमितियाँ भी बनाने की अनुमति दी, क्योंकि लोन का भार कम करने के लिए तो साख सीमिति बना दी थी। तो साख सीमिति सबसे पहले कब बनाई थी, ये आप ध्यान रखेंगे कि 1904 में साख समिति बनाई गई थी। अब साख समिति यानी कि जो लोन का काम था उसको ख़त्म कर दिया। अब समाज की सहायता के लिए समिति बनाने पर जोर दिया। और वो कानून कब बनाया गया था, 1912 में बनाया गया था। अब अन्य प्रकार की समिति बनाने की जो अनुमति थी और केंद्रीय और प्रांतीय सहकारी बैंकों की स्थापना इसके अंतर्गत की गई थी। मैकलेगन समिति की सिफारिश पर 1919 में सहकारिता को जो है पूरे प्रांत का विषय बनाया और राज्य सरकार ने इसमें नियम बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इस आंदोलन में काफ़ी सारे दोष हुए, जिसके कारण जो सहकारी समिति थी उनका जो काम है, प्रोग्रेस है, वो गिरती चली गई। और 1929 में इस आंदोलन को बहुत बड़ा धक्का लगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी तो रिजर्व बैंक ने दोबारा से इन कॉरपोरेटिव इंस्टीट्यूशंस को बल दिया और फिर रिजर्व बैंक का जो कृषि साख विभाग है वो इन सहकारी संस्थाओं की हेल्प करता है। अब 1945 में भारत सरकार ने R.G. सरैया की अध्यक्षता में इस नियोजन समिति की स्थापना की और काफ़ी सारी महत्वपूर्ण सिफारिशें की इसके लिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो पंचवर्षीय योजना में इसकी व्यवस्था तब से चलती आ रही है और बहुत सारी नई साख समितियों की स्थापना हो गई और गैर साख समितियों पर ज़्यादा इसमें बल दिया गया कि जिनको साख की ज़रूरत नहीं है, अदर समितियाँ केवल समाज के हित के लिए काम करेंगी। ग्रामीण जनता को इसमें काफ़ी जोड़ा गया और उनके लिए काफ़ी सारी कमेटीज़ को बनाया गया। सन 1951 में रिजर्व बैंक ने ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति की नियुक्ति की थी। देखिए इसमें से MCQs काफ़ी आएंगे तो इनको साथ के साथ आप नोट करते रहेंगे। फिर 1954 में एक रिपोर्ट बना के दी थी जो समिति ने मेन पॉइंट्स बताए थे। इस समिति के द्वारा ये सिफारिश भी की गई थी जो आपके इंपीरियल बैंक हैं और 12 अदर बैंक को मिलाकर स्टेट बैंक बना दिया जाए। इसी वजह से 1 जुलाई 1955 को इस बैंक की स्थापना कर दी गई थी और 1959 में कांग्रेस अधिवेशन में सहकारी आंदोलन को काफ़ी प्रोत्साहन दिया। तो भारत में इसकी जो नींव है बेसिकली कब से मानी गई है, 1891 में मानी गई है। तो इसके मेन पॉइंट्स में आप MCQs निकालेंगे। देखिए ये लिखने के लिए नहीं आएगा लेकिन फिर भी MCQs में ज़रूर पूछा जाएगा। तो आज हमने 3 टॉपिक्स को पढ़ा है, मीनिंग, डेफिनेशन, एलिमेंट्स और मूवमेंट इन इंडिया। अगर इन तीनों टॉपिक में कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर देंगे और प्लीज़ इन तीनों टॉपिक्स को आज ही लर्न करके अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे।